नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान का अध्याय 8 भारतीय राजनीति नए बदलाव। और ये नए बदलाव में आज मैं इतना जोश में इसलिए हूं क्योंकि आज इस अध्याय का और इस किताब का लास्ट लेक्चर है फिर ये हमारी किताब पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 8 है। आज लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी? आज हम पढ़ेंगे एक नई सहमति का उदय, 2004 के लोकसभा चुनाव और बढ़ती सहमति। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो खुशी तो आपको भी हो रही होगी कि आज एक और किताब हमने इस सेशन में खत्म कर दी है। फिर हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति। हमने भारत की पूरी राजनीति को समझ लिया। जब मुझे अच्छे से याद है, मैंने 2 या 3 चैप्टर करा दिए थे, तब मैंने आप लोगों से पूछा था कि बच्चों कि इसी किताब को कंटिन्यू करें या समकालीन विश्व। तो आप लोगों में से काफ़ियों ने कहा था कि सर एक किताब को एक बार पूरा कंप्लीट कर दीजिए। और आज वो समय है कि हमने 2023-24 में जो NCERT किताबों के अनुसार जो सिलेबस है, 8 अध्याय हैं, वो पूरे खत्म कर दिए हैं। खत्म कर देंगे तो ये लेक्चर जैसे खत्म होगा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि पूरे इन 8 अध्यायों में आप लोगों का गजब शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला प्यार मिला, सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मिले, गजब की ग्रोथ अपन लोगों ने करी मिल करके। अब आज आप लोग मुझे ये बताइएगा कि इन 8 अध्यायों में आप लोगों को कैसा लगा ये 8 अध्यायों का सफर, पहले अध्याय से लेकर के आज इस अंतिम अध्याय तक आप लोगों का सफर कैसा रहा? कि सर हम तो पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटिक्स में मास्टर बन चुके हैं, ठीक है, हमें आज पूरे चुनाव पता है, हमें कौन सी घटनाएं कब हुई हैं वो ईयर्स में पता है, हमें पूर्वोत्तर राज्यों वाली जो ट्रिक है वो याद है, हमें पीएम को याद करने वाली ट्रिक्स हैं वो भी याद हैं, ठीक है, हमें स्टार्टिंग में जो विभाजन के परिणाम थे वो भी पढ़े, वो भी सब कुछ याद है, हमें बहुत अच्छे से पॉलिटी समझ में आ गई। और अब जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उस वीक से हम लोग शुरू कर देंगे समकालीन विश्व राजनीति। भारत की राजनीति को समझने का तो हम विश्व की राजनीति को समझेंगे। और भारत की राजनीति पहले पढ़ाने का मतलब ये भी था कि उस समय हम ये देखते चलेंगे कि अब विश्व में जब ये घटना हो रही है तो भारत में ये हो रही है, तो उस समय मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा भारत में क्या हो रहा है। अब आपको पता है कि 1947 से लेकर करके 2014 2023 तक की जो घटना है वो सारी आज आप लोगों के सामने है, बिल्कुल क्लियर। तो इसलिए समकालीन विश्व राजनीति शुरू करेंगे। 2023-24 में देखें तो समकालीन विश्व राजनीति में से जो पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, वो हटा दिया गया है, परंतु अपन ने उसको पूरा पढ़ लिया है क्योंकि वो चैप्टर 2 को समझने के लिए बड़ा जरूरी होगा। तो अगर किसी भी बच्चे ने शीत युद्ध के दौर के मेरे लेक्चर्स ना देखे तो वो देख लीजिएगा और उसी के बाद फिर अपन शुरुआत करेंगे 2 ध्रुवीयता का अंत वाले चैप्टर की। पर गुरुजी आज खुशी बहुत है और इस खुशी में आज का लेक्चर भी खत्म करवा दो, कल को आप भूल ही जाओगे कि लेक्चर भी खत्म करवाना है। तो चलिए हम बात करते हैं एक नई सहमति का उदय। अब देखो, अब आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां वो तो लड़ती रहती है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी इस मुद्दे के नाम पे। नहीं साहब हम इसके पक्ष में, वो बोले नहीं हम तो इसके विपक्ष में है। तो क्या हमेशा सर यूँ लड़ना झगड़ना ही चलता रहता है या कभी इन दोनों के बीच में सुलह भी होती है, बातचीत भी होती है? तो बिल्कुल बच्चों, अब नई सहमति, ठीक है, कुछ चीजों पर हर पॉलिटिकल पार्टी सहमति कि हाँ भैया ये तो होना ही होना चाहिए। तो उन्हीं सहमतियों का उदय हुआ है, उन्हीं सहमतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की अवधि भी कहा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि अगर भारत की राजनीति में अगर आप देखें तो 3 दौर आप देख सकते हैं मुख्यतः। पहला जो दौर है 1947 से लेकर के 89 तक का दौर है, जो कि कांग्रेस एरा या जिसे हम कांग्रेस प्रणाली कहा करते थे, वो कांग्रेस एरा चला है, कांग्रेस का दौर चला है पूर्ण रूप से। फिर 1989 से थोड़ी सी कांग्रेस में गिरावट आने लग जाती है और 1989 से 2014 के बीच तक ये वाला वो दौर है जब कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकारें बनना शुरू हो जाती है। परंतु इसी दौर में 1989 से पहले 1980 में भाजपा का गठन होता है। 1980-84 में भाजपा को बहुत खतरनाक विफलता भी मिलती है, परंतु 1986 के दौर में उसको 2 ऐसे बड़े मुद्दों के बाद भाजपा थोड़ा सा हाईलाइट होना शुरू हो जाती है, एक शाहबानो केस और दूसरा अयोध्या विवाद। फिर बाद में आगे के चुनाव में भाजपा धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू कर देती है और फिर आगे जाकर के सरकार भी बनाती है। तो अब यहाँ से धीरे धीरे क्या हो गया कि भाजपा का राइज होना शुरू हो गया, भारतीय जनता पार्टी है वो राइज कर जाती है और 2004 से 14 तक फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है पर गठबंधन वाली रहती है। पर भाजपा का इस प्रकार का उदय हुआ 2014 में कि जो हालात कांग्रेस की शुरुआत में थी वह हालात आज भाजपा की है।
मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आ रही थी उस समय कांग्रेस के सामने जो कांग्रेस को हरा सके। आज भाजपा के सामने भी ये भाजपा बिल्कुल पॉपुलर पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बीजेपी। तो 2014 से अब हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दौर या एरा चल रहा है। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि 1989 के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, कभी कभार उसको ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के पतन, ठीक है, डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस और भाजपा के आबे उदय, ठीक है, राइज ऑफ बीजेपी पार्टी, इन दोनों में कभी कभार कहा जाता है। तो कभी कहा जाता है कांग्रेस का पतन का दौर यहां से शुरू हो गया था और भाजपा का ऊपर चढ़ने का जो दौर है वो यहां से शुरू हो गया था। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। ये हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो कांग्रेस और भाजपा की जो चुनावी हार जीत की राजनीति है उसकी तुलना करेंगे कि भाजपा को कब कितने वोट मिले, कांग्रेस को कब कितने सीटें मिले, सब कुछ हम लोग जानेंगे। ये तस्वीर एक आपको दिखाई गई है कांग्रेस की। गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस के कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। देखो अब इस चीज को समझिएगा, 1989 में जो सरकार बनी, ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1989 में जो सरकार बनी थी उस सरकार में बीजेपी ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने या वाम मोर्चा ने समर्थन करा था, ठीक है, समर्थन करा था। वही जनता दल वाले सारी पार्टियां थी और उन्होंने समर्थन करके सरकार बनाई। उस समय मुद्दा यह था कि कांग्रेस को कैसे भी करके बाहर कर दूं। पर 1996 में वापस जो गठबंधन बना उसको पर इस बार कांग्रेस ने और वाम मोर्चा ने फिर सपोर्ट करा, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हटाओ, क्योंकि बीजेपी अब धीरे धीरे पावरफुल होने लगी थी, ठीक है। और यहाँ पे कांग्रेस पावरफुल थी क्योंकि 89 तक कांग्रेस का दौर चलता हुआ आया था, तो कांग्रेस पावरफुल थी, तो बोले अब कांग्रेस को हटाओ और अब कहा जा रहा है बीजेपी को हटाओ। तो अभी ये वाला दौर देखिए कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में क्या है, कठिन प्रतिस्पर्धा, बहुत कहते हैं वो टफ कंपटीशन जो होता है वो टफ कंपटीशन होना शुरू हो गया था। 1984 के चुनाव से तुलना करने पर आप इन पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं? तो देखिए 1984 के चुनाव से अभी हम तुलना करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे, तो हमें इनकी सफलता में क्या अंतर देखने को मिलता है। 1984 के अगर इलेक्शंस देखूं तो भारत के चुनाव व्यवस्था में सबसे बेहतरीन या खतरनाक इलेक्शंस आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कांग्रेस को 400 प्लस सीटें मिली थी, जो कि आज तक का अभी तक का हाईएस्ट है, ठीक है ना। और उस समय बीजेपी की सीट से बहुत कम थी, शायद 2 थी उस समय ना, तो बहुत कम थी। तो सफलता का अंतर आप कितना देख सकते हैं। पर धीरे धीरे मतलब आप सोचिए 10 से 12 साल के अंदर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो जाती है कि उसको हराने के लिए सब एक होते हैं, और कांग्रेस इतना डाउन चली जाती है कि उसको गठबंधन का सहारा लेना पड़ता है। वही कांग्रेस जिसको हराने के लिए सारी पार्टियां एक हुआ करती थी, आज वह कांग्रेस दूसरी पार्टियों में जाकर के मिलाप कर रही है। तो ये देखिए ये क्या है, राजनीति का चरित्र है। जनता जिसको चाहती है जनता उसको सराखों पर बिठा लेती है, फिर दूसरी पार्टी को चाहेगी फिर सराखों पे बिठा लेगी। और देखिए एक्चुअल में क्या है कि 5 साल 10 साल एक एक पार्टियों के रूल बदलते भी रहने चाहिए। 5-10 साल इस पार्टी ने रूल करा, फिर 5-10 साल बाद उस पार्टी ने रूल करा। तो एक तो क्या होता है, जो नई नई विचारधारा के जो वर्ग होते हैं उनको प्रतिनिधित्व सत्ता में मिल जाता है। दूसरा, इससे सरकारों को ये भय बना रहता है कि नहीं साहब हमने बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करा तो क्या होगा, जनता हमें हटा देगी, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से काम करें अगर हमें वापस चुनाव जीतना है। तो ये है। और देखिए टाइम है, कभी बिल्कुल वो टाइम था जब बिल्कुल कांग्रेस पीक पर थी, और आज भी अभी तक भी मतलब कांग्रेस का कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया 400 प्लस सीटों का। तो यहाँ पे वोटिंग को दर्शाया गया। आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दें तब भी 1989 के बाद उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों के 50% से ज्यादा हो। मतलब ये कहा जा रहा है कि 1984 में कांग्रेस और भाजपा के दोनों को जो मिले वोटों को जोड़ देना तो भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि कुल मतों के 50% से ज्यादा हो। मतलब दोनों ही पार्टियों को टोटल 50% से भी ज्यादा नहीं वोट मिल रहा अगर उनको जोड़ दिया भी जाए। मतलब ये हालत 1989 के बाद हो चुकी थी। ठीक इसी तरह इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़े, आप देखेंगे कि सीटें लोकसभा की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं है, तो बाकी वोट और सीट कहां गए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप 1989 के से दौर से देखना शुरू करेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों को वोट जोड़ दे तो वो भी 50% से कम है, कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को सीटें मिली तो वो भी 50% से कम है। तो फिर ये सीटें और ये वोटें जा कहां रहे हैं, ये सवाल है, ठीक है। तस्वीर वोट की दिखाई कि वोट जा किधर रहा, इधर इधर किधर किधर। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीत गठबंधन और कांग्रेस नीत गठबंधन के बीच चला। अभी जो 90 का दशक है, 91 से लेकर 2000 वाला जो दौर है, अब यह जो मुकाबला है ना, देखिए आप चीजों को समझिए, घटनाक्रम को समझिए। पहले जो मुकाबला था 1990 तक जो मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला था। 1990 के बाद का जो दौर आता है वो आता है कांग्रेस नीत गठबंधन, मतलब कोएलिशन लीड बाय कांग्रेस, कोएलिशन
लेड बाय कांग्रेस। ठीक है, मतलब अब एक ऐसा गठबंधन जिसकी लीड कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है। ठीक है, जिसकी लीड कांग्रेस कर रहा है, उसका लीडर जो है वो कौन है, कांग्रेस है। और इधर कोएलिशन लेड बाय भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो यहां पर बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो एनडीए बना ही लिया ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या जिसको आप कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही कहा जाता है क्योंकि ये हिंदी में जब लिखा जाता है तो राजग लिखा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इसमें देखिए 1990 के दौर के बाद में जो 1996 में जो सरकार बन रही है मिलाप में, तो उसमें बड़ी पार्टियों में से एक कांग्रेस है, तो इसलिए कोएलिशन लेड बाय कांग्रेस। और 2004 में आते आते कांग्रेस भी अपना गठबंधन बना लेगी जिसको यूपीए कहा जाता है। यूपीए फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और हिंदी में लिखा जाएगा संप्रग। ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ओके, तो अब जो 90 के दशक के बाद की राजनीति है वो कांग्रेस भाजपा के बीच में टक्कर नहीं है, कांग्रेस वाले गठबंधन में और भाजपा वाले गठबंधन में है। अब बात करते हैं 2004 के लोकसभा चुनाव की। ठीक है, जो 2004 के लोकसभा चुनाव हुए वो, क्योंकि अब इसमें ये देखेगा कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, गठबंधन के साथ ही आती है, मतलब एनडीए की सरकार जीत जाती है और 5 सालों तक पूर्ण अपना कार्यकाल करती है। फिर 2004 में वापस से चुनाव होते हैं। अब ये 2004 के लोकसभा चुनाव को हमें देखना है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। तो अब कांग्रेस ने सोचा कि अब बिल्कुल पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्या करा जाए, गठबंधन बना लिया जाए, और वो गठबंधन बनता है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। तो अब यहाँ पर वो एनडीए जो कि 1999 में सरकार में बैठा था, राजग जो कि सरकार में बैठी थी, उसकी हार हो गई। ठीक है, और अब यहाँ पे जो सरकार बनी वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग की बनी, जिसका कि नेतृत्व, इसकी लीडरशिप किसके हाथ में थी, कांग्रेस के हाथ में थी। इन्होंने सरकार बनाई और इसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया, मतलब लीडरशिप जो होगी वो कांग्रेस के हाथ में होगी। अब यहाँ 2004 से जो प्रधानमंत्री बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो मनमोहन सिंह जी बनेंगे। कौन बनेंगे, मनमोहन सिंह जी। ये तस्वीरें लोगों के वोट डालते हुए। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आप लोग चाहे बीजेपी के समर्थक हो, चाहे आप कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, डीएमके, किसी के भी समर्थक हो, पर जब भी आपको अवसर मिले 18 साल के बाद वोट डालने का, हमें 3 बार वोट डालने के मौके मिलते हैं। एक लोकसभा के चुनाव में, दूसरा राज्यों के विधानसभा के चुनाव में, और तीसरा स्थानीय शासन में, सरपंच में और पार्षदों में। ठीक है, तो हमें 3 बार वोट डालने का मौका मिलता है। आप इनमें से एक भी मौका मत छोड़िएगा। ठीक है, एक भी मौका आप मत छोड़िएगा, आप वोट डालिएगा। आप चाहे किसी को भी डालो, बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, डीएमके को, एआईडीएमके को, सीपीआई को, किसी को भी आप डालिए, या आप नोटा पर दबाइए। किसी को ही नहीं देना चाहते तो लास्ट में एक ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव, पर वोट डालना बड़ा जरूरी है। याद करिए, जब 1951-52 में पहले चुनाव हुए थे तो हमने दुनिया की बोलती इसी बात पे बंद करी थी कि हमारे यहाँ पे 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ज्यादा वोटिंग होना ये दर्शाता है कि साहब सच में लोकतंत्र में लोग एक्टिव है। हमें हमारे लोकतंत्र को, हमें हमारे राष्ट्र को बनाए रखना है, पार्टियों का नहीं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चलता रहेगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि देश का लोकतंत्र बना रहना चाहिए। ठीक है, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बदलेंगी गिरेंगी, ये आम बात है, पर देश का लोकतंत्र बना। और लोकतंत्र क्या है, वो लोगों का वोट डालना ही तो है। तो आप वोट डालने जरूर जाइएगा 18 साल के जिस दिन भी आप हो जाए। ओके, संप्रग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पूर्ण उत्थान भी हुआ। देखिए, अब संप्रग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया, और 2004 के चुनाव में एक हद तक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का पुनः उत्थान हुआ, मतलब फिर से कांग्रेस एक बार उत्थान हुई, मतलब फिर से कांग्रेस एक बार उठ करके आती है। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। तो 1991 के बाद अगर हम देखें तो इस पार्टी की जो सीटें हैं वो संख्या फिर से एक बार बढ़ जाती है। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई थी। तो अब 2004 में देखें तो राजग, एनडीए और यूपीए, इन दोनों का अगर हम वोट परसेंटेज देखते हैं तो दोनों के वोटों में बड़ा ही कम अंतर था। तो कुछ ही अंतरों से एनडीए पीछे रह गया और यूपी आगे निकल गया। ठीक है, अब अगर आप देखो दलीय प्रणाली जो 70 के दशक में थी, जब कांग्रेस का दबदबा था, वो अब एकदम बिल्कुल बदल चुकी थी। मतलब अब एक ऐसा पार्टी, ऐसा गठबंधन था जो कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बराबर था। और बाकी हम लोग
क्लास 11th में पढ़ ही चुके हैं पूरी चुनावी व्यवस्था संविधान वाली किताब में कि भैया भारत में लोकसभा में कौन सा सिस्टम चलता है, जो आगे वही जीता, मतलब जिसको एक वोट भी ज्यादा मिल गया वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे वोट परसेंटेज मैटर नहीं करता कि भाई 50% से ज्यादा ही होने चाहिए, जिसको मुझे 100 वोट मिले आपको 101 मिल गए तो आप जीत गए। तो यहाँ पे वोटों का अंतर कम था परंतु सीटें जो थी इस बार संपर्क की ज्यादा थी। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं। देखिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1990 के दशक के बाद जो राजनीति प्रक्रिया 1990 के बाद, मतलब आप कह सकते हो कि 1989 से लेकर करके अभी तक का जो दौर है उसमें हमें 4 प्रकार की पार्टियों का उभार देखने को मिलता है। पहला, कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल पार्टियां, ठीक है, ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस के साथ है, ऐसी पार्टियां जिन्होंने 2004 में आकर के अपना एक पूरा गठबंधन बना लिया और इसका नाम रख लिया यूपीए। दूसरा, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल, ठीक है, एक कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, ऐसी छोटी छोटी पार्टियां जो कांग्रेस के साथ मिलकर जिन्होंने यूपीए बनाया। फिर एक ऐसी पार्टियां जो भाजपा के साथ मिलकर जिन्होंने मिलकर के एनडीए बना लिया। तीसरा, वाम मोर्चा, इसमें वाम मोर्चा में कौन आती है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और जो दक्षिण पार्टियां हैं वो और उनके साथी दल। और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से किसी में शामिल नहीं हुए और कुछ ऐसे हैं जो तीनों में ही शामिल नहीं हुए। तो 1990 के बाद की राजनीति में हम लोगों को 4 प्रकार के दल देखने को मिलते हैं। एक ऐसा जो कांग्रेस के साथ है जिसको हम यूपीए कहते हैं, एक ऐसा जो भाजपा के साथ है जिसको हम एनडीए कहते हैं, एक ऐसा जो वाम मोर्चा कम्युनिस्ट पार्टियों को सपोर्ट कर रहा है जिसको हम वाम मोर्चा या लेफ्ट फ्रंट कहते हैं, और एक ऐसी पार्टी जो किसी के भी साथ नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, वो बिल्कुल फ्री है, वो ना बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, ना लेफ्ट फ्रंट के साथ है, किसी के साथ भी नहीं है। तो ये भी आपको एक बड़ा बदलाव देखने को आ रहा है 1990 के दशक के बाद। 1990 से पहले के दशक में जहां पे कहा जाता था कांग्रेस प्रणाली है, कांग्रेस का वर्चस्व है, उस व्यवस्था में, उसी देश में अब एक ऐसी व्यवस्था आती है जहां पे 4 प्रकार के दल आपको देखने को मिलते हैं। एक कुछ कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले, एक कट्टर कांग्रेस के विरोध जो कि भाजपा के समर्थक है, एक वाम मोर्चा वाले जो कभी चाहे भाजपा को भी समर्थन देने को तैयार है और कांग्रेस को देने को तैयार है, और बाकी कुछ आजाद है, उनको जिधर से मौका मिलेगा उधर ही जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। इस स्थिति से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। इन स्थितियों का एक तकाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेरफेर भी है। अब देखिए ये जो 4 प्रकार के दल आपको देखने को मिलते हैं, यहां से 2 बातें निकल करके आती है, 2 चीजें निकल करके आती है। पहली बात तो ये कि अब राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। मतलब पहले क्या था कि राजनीतिक मुकाबला सीधा था, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस को कोई डिफीट करने वाला नहीं, पर अब बहुकोण था। मतलब कोण क्या होता है आप देखते हैं ना, एंगल्स होते हैं। जैसे मैं कहता हूं ये त्रिकोण है, 3 एंगल है, 1 2 3, मैं ये कहता हूं चतुर्भुज है, 4 एंगल है, 4 कोण है, 1 2 3 4। अब बहुकोणीय होगा, मतलब एक जगह ही सेंटर नहीं होगा, अब काफी जगह ऐसी जगह होगी जो जीत सकते हैं। हो सकता है कि यूपीए भी जीत जाए, ठीक है, हो सकता है एनडीए भी जीत जाए, हो सकता है लेफ्ट फ्रंट है वो भी जीत जाए, और हो सकता है ये जो कोई अदर पार्टी है जो कि तीनों में शामिल नहीं है वो भी जीत जाए। ठीक है ना, एनडीए भी जीत सकता है, यूपीए भी जीत सकता है, लेफ्ट फ्रंट भी जीत सकता है और अदर पार्टियां भी जीत सकती है। तो अब मुकाबला बहुकोणीय होगा, अब आएगा ना मजा। ठीक है, अब इधर से भी वो जीतने की तैयारी, उधर से भी जीतने की तैयारी। अब सच में आप पार्टियों को यूं रहते हो कि अरे यार इस बार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और यार कहीं लेफ्ट फ्रंट नहीं जीत जाए, बोले अरे कहीं एनडीए यूपीए नहीं जीते, अरे भाई अपन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम लोगों को क्या करना होगा, क्लियर हम लोगों को करना होगा। हम बिल्कुल क्या करेंगे उस पर क्लियर करेंगे। ठीक है, यूपीए, एनडीए, लेफ्ट फ्रंट और अदर पार्टी क्लियर करके चलना है। अब देखो एक तो हो गया बहुकोणीय हो गया, कोई सा भी इन चारों में से कोई भी जीत सकता है, कोई भी सरकार बना सकता है, पहला बात। दूसरी बात क्या है, अब स्थितियों में क्या है, हेराफेर होती है, हेरफेर होती है। कैसे होती है, अब जैसे कुछ पार्टियां ना यूपीए में है, ठीक है, कुछ पार्टियां यूपीए में है, कुछ पार्टियां एनडीए, मतलब मेजर बेटा ये 2 ही है, इन्हीं 2 का प्रभाव ज्यादा है, यूपीए का और एनडीए का। अब पर क्या है कि जो पार्टी यूपीए के साथ जुड़ी हुई है, कभी हो सकता है कि उसको एनडीए की सरकार बनी तो एनडीए के साथ चलेगी, कुछ को एनडीए की सरकार नहीं बनती हुई दिख रही है, यूपीए के साथ है तो यूपीए के साथ चलेगी। और मैं क्या कहता हूं कि भाई हर पार्टी को किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया और एक विचारधारा है, हर पार्टी की एक विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुसार काम करती है। इनके साथ जुड़ गई तो इनकी विचारधारा हो गई, उनके साथ जुड़ गई तो उनकी विचारधारा हो गई। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, बिहार की एक पार्टी है, ठीक है, शायद लोजपा नाम है उनका, लोकतंत्र जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी ऐसा करके, रामविलास पासवान जी की पार्टी रही है। रामविलास पासवान जी की पार्टी में रामविलास पासवान जी
पहले यूपीए में थे 2004 से 14 तक, फिर 14 में एनडीए में चले गए। तो वहां राजनीतिक विचारधारा है, उसमें हेराफेरी होती रहती है। तो दो बातें हमारे सामने है, राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय और यहाँ पे विचारधाराओं में हेरफेर। अब आ जाओ इस चार्ट पे जो कि आपके किताब से उठाया है मैंने। कांग्रेस और भाजपा की चुनावी और जीत हार का बदलता परिदृश्य देखते हैं। भाजपा जो दे रखा है वो रेड बॉक्स में दे रखा है और कांग्रेस जो दे रखा है वो पर्पल बॉक्स में दे रखा है। अब सबसे पहले देखो ये सीटों की बात कर रहे हैं अपन। 1984 में बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 सीट है। सीटों का मतलब समझते हो ना भैया? मतलब अगर जैसे आज मैं कहता हूं कि हमारे लोकसभा में 545 मेंबर है और 545 में से 2 एंग्लो इंडियन और 543 हैं, तो हमारे देश को छोटे छोटे 543 भागों में बांट दिया जाएगा और हर जगह से, हर एरिया से एक एक व्यक्ति जीत करके आएगा। तो हर जगह बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, कांग्रेस ने भी उतारा। अब जैसे मान लीजिए 2 बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के पास 2 सीटें, मतलब इन 543 में से 2 जो लोग हैं वो बीजेपी के जीत करके आए। कांग्रेस के 415 हैं, मतलब 415 जो है कांग्रेस के कैंडिडेट जीत करके आए। तो 1984 में बीजेपी को 2 मिली, कांग्रेस को 415 मिली। 1989 में कांग्रेस को 85 मिली है बच्चों। देखिए 1989 में कितना बड़ा चेंज आया, 2 से 85, 83 सीटों का इंप्रूवमेंट बीजेपी ने करा है। और कांग्रेस हो गई डाउन, कांग्रेस आ गई 197 पे, 197 पे। पर फिर भी सबसे जो बड़ी पार्टी रहती है वो कांग्रेस ही रहती है। पर फिर भी यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती है पर भाजपा शामिल होती है। 1984 में हुए, 89 में हुए, उसके बाद 91 में इलेक्शंस हुए। 91 में इलेक्शंस हुए, उसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 221 और इनको कांग्रेस को 244 है। अब देखो 244 में से 221 को माइनस करो बच्चा, 3, 2, सिर्फ और सिर्फ 23 सीटों का अंतर रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। दोनों पार्टियों के बीच में 23 सीटों का अंतर है। कांग्रेस को 244 और बीजेपी को 221, सिर्फ और सिर्फ 23 सीटों से कांग्रेस आगे रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाओ 1996 में, 1996 में 160 बीजेपी और कांग्रेस 140, मतलब अब कांग्रेस बीजेपी से डाउन जाने लगी है। यहां तक बीजेपी, कांग्रेस ऊपर थी, अब यहां से बीजेपी ऊपर होना शुरू हो गई। कब से? 1996 से। और आपको सभी को पता है चुनाव कब कब हुए? 1952, 57, 62, 70, 62, 71, ओके 70 में तो अनाउंसमेंट कर दिया था, 71 में हुए, 71 के बाद 77, 77 के बाद में 80, 80 के बाद 84, 84 के बाद 89, ठीक है, उसके बाद 91, फिर 96, ठीक है, और उसके बाद फिर 98 में होंगे, फिर 99 में होंगे, फिर 2004 में होंगे, फिर 9 में होंगे, फिर 14 में होंगे, फिर 19 में होंगे और फिर अब 2024 में होने वाले हैं। फरवरी मार्च के टाइम पर ये चुनाव हो जाएंगे। तो 1996 में बीजेपी आगे आ चुकी है। फिर 1998 के चुनाव में बीजेपी 182, कांग्रेस 141, यहां पर भी बीजेपी अभी बड़ी पार्टी है। 1999 में बीजेपी 182, कांग्रेस 114, तो यहां पर तो अटल जी की सरकार बनी जाएगी। फिर 2004 में अब कांग्रेस ऊपर आ गई फिर से, 145 कांग्रेस, 138 बीजेपी, ठीक है, तो यहां पे मनमोहन सिंह जी की सरकार बनती है। फिर 2009 में, मतलब 2004 से वापस कांग्रेस हाई लेवल पर चल जाती है। 2009 में बीजेपी को 116, कांग्रेस को 206 सीटें मिलती है। परंतु यहां तक देखो कि चाहे दोनों पार्टियों में से 1989 से लेकर करके 2014 तक, क्योंकि अगला चुनाव 2014 में होगा, यहां से यहां तक लेकर के इन दोनों बड़ी पार्टियों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिला, मतलब 50% से ज्यादा सीटें किसी को भी नहीं मिली। इसीलिए यहां पर मिलजुल करके सरकारें बनाई, गठबंधन की सरकारें बनी। और गठबंधन की सरकार क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाए तो उसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो यहां पर गठबंधन की सरकारें बनी। अब स्थितियां बदली। 2014 में बीजेपी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया और नरेंद्र मोदी जी का कुछ इस प्रकार से जलवा चला कि 2014 में बीजेपी को 282 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली। फिर 2019 में बीजेपी की और बढ़ोतरी हुई, 303 सीटें बीजेपी अकेली लेकर के जाती है। यहां पर एनडीए या यूपीए की बात नहीं है, सिर्फ अकेली पार्टी की बात चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस। और कांग्रेस को 2019 में सिर्फ और सिर्फ 52 सीटें मिलती है। अब 2024 के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में जानेंगे कि क्या कंडीशन दोनों पार्टियों की रहती है। अब ये देखते हैं बच्चों वोट परसेंटेज, वोट में कितना हिस्सा रहा है। 1984 में देखो रेड वाला किसका है? कांग्रेस का, और ग्रीन वाला किसका है? बीजेपी का।
1984 में देखो तो 48.1 मतलब 48 मतलब 100 में से 48 वोट किसको मिल रहे हैं, कांग्रेस को मिल रहे हैं, और 7 वोट भाजपा को मिल रहे हैं। 1989 के इलेक्शन में देखो तो लगभग 40 वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं और 12 वोट किसको मिल रहे हैं, बीजेपी को मिल रहे हैं। 91 के चुनाव में देखो तो 36 वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं और 20 वोट किसको मिल रहे हैं, बीजेपी को मिल रहे हैं। बाकी वोट जो दूसरी पार्टियां उनमें बढ़ जाते हैं और सारे के सारे 100% तो वोटिंग भी नहीं होती ना मतलब मान लो कि एक एरिया में 100 लोग रहते हैं तो 100 के 100 लोग वैसे वोट नहीं करते, 100% तो वोटिंग होती नहीं है। 1996 में फिर 28% या 29% कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं और 20% किसको मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, बीजेपी को मिल रहे हैं। फिर 1998 में आकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेज फंस गया, लगभग दोनों को 26 के आसपास वोट मिले, 26%। 99 में फिर 28 और 23, फिर 2004 में 26 और 22, फिर 2009 में 19 और 28, फिर उसके बाद देखिए 31.3 2014 में और कांग्रेस को 19.5। 2019 में बीजेपी को 37.4 और कांग्रेस को 19.5। ठीक है, मतलब ये कांग्रेस का कर्व चल रहा है, रेड वाला रेड वाला रेड वाला। कांग्रेस यहां से 2009 तक तो हमेशा वोटिंग किसकी ज्यादा रही है, कांग्रेस की ज्यादा रही। 14 में आकर के कांग्रेस को कम वोट हुआ। मतलब ये दो मौके हैं 14 और 19 वाला जब बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। पर सीटों में कब से बढ़ोतरी होना शुरू हो गई, सीटों में 1996 में से ही बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। ये लोकसभा चुनाव परिणाम आपको दर्शाए गए। अब लोकसभा चुनाव परिणामों में क्या कहा गया, राजग, ये जितना भी पिंक वाला एरिया देखने को मिल रहा है ये किसका है, एनडीए का है। ये किसका है, एनडीए का। मतलब इन इलाकों में कौन जीता था, एनडीए जीती थी। और येलो वाला जो इलाका देखने को मिल रहा है वो यूपीए का है, संपर्क का है। रेड वाला जो इलाका देखने को मिल रहा है वो वाम दल का है और ब्लू जो देखने को मिल रहा है वो अन्य का है लोकसभा के चुनाव परिणामों में। अब देखो ये वाला इधर ये एरिया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये वाले जो इलाके हैं इधर आ जाइए, ये आ जाइए। ये सारा कहां किसने जीता है, एनडीए ने जीता है। इधर का जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं वो किसने जीते हैं, एनडीए ने जीते हैं। येलो में आ जाइए, ये इधर का ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये वाले ये इधर 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 इधर, मतलब दक्षिण में भी कांग्रेस पहुंची है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। यह है वाम, यह है कांग्रेस का। वाम दल देखिए, वाम दल इधर है, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, और ज्यादा दक्षिण में उसका प्रभाव है। उसके बाद अन्य दल, अब अन्य दल यहाँ पे अलग है। फिर यहाँ पे जैसे यूपी का इलाका है तो यूपी में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनका थोड़ा सा प्रभाव, क्षेत्रीय दल ज्यादा है तो इनका दबदबा रहा है। तो ये 2004 का आपको मैप दर्शाया गया है। चलिए अब एक आपको कार्टून दे रखा है किताब में। 1990 में ये बात चल रही थी कि क्या वीपी सिंह चल पाएंगे, फिर नवंबर 1990 में क्या चंद्रशेखर टिक पाएंगे, जून 1991 में क्या राव चल पाएंगे, 96 में क्या गौड़ा टिक पाएंगे, क्योंकि देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 1997 में अप्रैल में क्या गुजराल बच पाएंगे, ठीक है, तो आई के गुजराल जी, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। और 1998 में क्या वाजपेयी जी टिक पाएंगे, मतलब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो क्या उनकी सरकार रह पाएगी। 2000 में सवाल था क्या भारत बच पाएगा, मतलब यहाँ पे क्या लोकतंत्र रह पाएगा। परंतु भारत में जो भी लोगों को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो जाएगा तो ये उनका सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ा उनका वहम है मन का। भारत में से कभी लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। और ये बात आपने इस पूरी किताब में देख ली कि इतनी बार हमारे ऊपर संकट आया, चाहे क्षेत्रीयता की बात हो, चाहे किसी अलग अलग मुद्दे को लेकर के भारत में संकट आए, और हर बार हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने दृढ़तापूर्वक और पूरे संकल्प के साथ उन संकटों का सामना करा और भारत में लोकतंत्र को बचाए रखा। और अटल जी की तस्वीर यहाँ पर दी हुई है। अटल जी की जो बात है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, लोकतंत्र बना रहना चाहिए। भारत की जो पहचान है वो लोकतंत्र से है और ये लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र बिल्कुल भी खत्म। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति हैं जो कि संसद में खड़े होकर के नेहरू जी की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो नेहरू जी कांग्रेस को रही है, बीजेपी के, नेहरू जी की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं साहब नेहरू जी गजब के व्यक्ति थे। हाँ, जहाँ जहाँ पे कमियां थी कमियां भी बताई और अच्छा ये भी बताई, ठीक है। तो भारत का लोकतंत्र अमर है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। अब बात करते हैं बढ़ती सहमति की। अब ये बात आप कहोगे कि सर जी ये बात अभी टॉपिक हमने शुरू करा कि नई सहमतियों का उदय, पर अभी तक कौन सी बातों पर सहमति हुई ये बात तो हमें समझ में नहीं है। तो वही बात आप समझाने के लिए अब का टॉपिक है कि बढ़ती सहमति, कौन कौन से मुद्दों पर पार्टियां सहमत हो चुकी थी। बहरहाल अनेक मुद्दे मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है, ठीक है। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मसले हैं जिन पर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में सहमति है, उनके बीच में
बात है कि हाँ एग्री है सब। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है। इस सहमति में 4 बातें हैं। देखो अब यहां पे ध्यान रखना कि 4 ऐसी बातें हैं जहां पर सहमति हुई है। 4 कौन कौन सी बातों पर सहमति हुई है वो देखते हैं। सबसे पहली है नई आर्थिक नीति पर सहमति। तो सबसे पहली सहमति किस पे? नई आर्थिक नीति पर। 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री के तौर पर एलपीजी की जो पॉलिसी लेकर के आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति लेकर के आए थे, उस नीति का सबने सहमत करा है। कोई भी पार्टी ने आगे जाकर के उसको बदला नहीं कि वापस हम पहले वाली नीति अपनाए, नहीं। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि कई नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। अब देखिए कुछ समूह हो सकते हैं कि जो आर्थिक नीति के खिलाफ, उस एलपीजी जो पॉलिसी इसके खिलाफ हो, परंतु ज्यादातर जो राजनीतिक दल है वो इनके पक्ष में थे, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इनके सपोर्ट में थी। और अधिकतर दलों का यह मानना था कि जो नई आर्थिक नीति आई है, जितनी भी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, इससे देश समृद्ध होगा और ताकतवर बनेगा और आने वाले समय में पूरे विश्व में एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक पावर के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा किस बात पे सहमति हुई? पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति, कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको राजनीति में और समाज में उनको स्वीकार करना है, उनको जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व देना है। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। अब ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लंबे समय तक पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, उनके सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करना पड़ेगा। और यह बात सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने स्वीकार कर ली थी कि हाँ भैया ओबीसी का प्रतिनिधित्व जरूरी है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। तो आज सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ओबीसी कैटेगरी के सीटों के लिए आरक्षण के पक्ष में है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तस्वीर बच्चों की दिखाई गई शिक्षा के नजरिए में। राजनीतिक दल ये भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। और राजनीतिक दल ये भी ध्यान रखते हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको सत्ता में, पावर में, सरकार में भी समुचित मतलब सही से उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को स्वीकार करा गया। मतलब 1989 से हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई थी पॉलिटिकल पार्टियों को कि भैया एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, इसलिए हर क्षेत्र की पार्टियां ताकतवर बन रही है और उनको स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम केंद्र में आ गए तो हम उसको उस सरकार को हटा देंगे, उस सरकार को हटा देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब टाइम बदल चुका था, अब क्षेत्रीय दलों को या प्रांतीय दलों को स्वीकार करना होगा, उनको भी केंद्र सरकार में भागीदारी देनी होगी। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा था। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदारी बन रही है और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल, इनका जो महत्व है वो थोड़ा सा अंतर जो है वो कम होता जा रहा था। अब प्रांतीय दल खुद केंद्रीय सरकार में सरकार बना करके बैठी है क्योंकि गठबंधन की आवश्यकता थी। और देखिए अब एक और अच्छी बात यह है कि 1999 में बीजेपी ने एनडीए बनाया, 2004 में कांग्रेस ने यूपीए बनाया, इन दोनों ने अपने अपने गठबंधन बना लिए। आज 2014 की मैं बात कर रहा हूं, 14 में और 19 में दोनों टाइम 282 बीजेपी को मिली और 303 बीजेपी को मिली। दोनों बार बीजेपी गजब बहुमत में थी। ठीक है, चलो पहले वाले में तो फिर भी बहुमत के पास ही थी, दूसरे वाले 2019 में तो गजब का बहुमत मिला है बीजेपी को। पर फिर भी बीजेपी पार्टी ने जो एनडीए में जितनी भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं उन सबको साथ लेकर के चला, उन सभी पार्टी के मंत्री भी बनाए हैं, उन सभी के मंत्री भी बनाए हैं, उनको राज्यों में भी बराबर का प्रतिनिधित्व दिया है, उनके मेंबर्स को राज्यसभा में भी बिठाया, सारे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि नहीं वे क्षेत्रीय दलों को स्वीकार करेंगे चाहे किसी एक पार्टी को बहुमत मिले या ना मिले। तो यहाँ पे क्षेत्रीय दलों को स्वीकार कर लिया गया। चौथा और लास्ट, विचारधारा की जगह कार्यसिद्ध पर जोर। विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे थे। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि विचारधारा को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिया गया, कार्य सिद्धि पर जोर की, कार्य करना है, काम करना है और उस पर विचारधारागत सहमति हो या ना हो पर राजनीतिक गठजोड़ कर लीजिए।
ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी भैया, अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी उसके बिल्कुल विरोध में है, फिर भी वो क्या कर लेंगी, सरकारें बना लेंगी, ठीक है। फिर वो उसके विरोध में, फिर भी वो क्या कर लेंगी, सरकारें बना लेंगी। तो सरकारें बना लेंगे, सरकारों में हिस्सेदारी होंगी। तो जैसे अगर कोई बीजेपी के विरोध में है, वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना रहा है, कोई कांग्रेस के विरोध में, पर वो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना रहा है। यहां से दो बातें हमें निकल करके आती है। पहली बात तो हर विचारधारा का सम्मान होना चाहिए, सब मिलजुल करके सरकार बनाते हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात, उन लोगों को समझना चाहिए जो पार्टियों के नाम पे लड़ते हैं और कहते हैं नहीं नहीं साहब वो पार्टी बहुत खराब है और हमारी जो पार्टी है वो बहुत अच्छी है। तो अरे बेवकूफो, जिनकी पार्टियां हैं वो लोग ही नहीं लड़ रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि विचारधारा को छोड़ो, कार्य सिद्धि पर जोर दो, कार्य करो, मिलकर के सरकार बनाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग बेवकूफ हो रहे हैं जो हम पार्टियों के नाम पे लड़ रहे हैं। मैं अपने रिश्तेदारों से लड़ रहा हूं, अपने परिवार से लड़ रहा हूं, नहीं नहीं साहब ये पार्टी बढ़िया है, वो बोले नहीं नहीं ये पार्टी बढ़िया है। मत लड़ो, पार्टी पॉलिटिक्स पे हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो चार बातों पर सहमति हुई। नई आर्थिक नीतियों को स्वीकार करा गया, अन्य पिछड़े वर्ग की दावेदारी को स्वीकार करा गया, प्रांतीय दलों को स्वीकार करा गया केंद्र सरकारों में, और विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर दिया गया। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव है और आगामी राजनीति इन्हीं बदलाव के दायरे में आकार लेगी। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और ये फिर आगे इसी में राजनीति बदलाव लेती है। पूरे किताब में हमने शुरुआत जो करी थी वो 1947 में आज़ादी से करी, फिर हमने कांग्रेस का वर्चस्व देखा, हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध देखे, हमने हरित क्रांति का दौर हमने देखा, हमने आपातकाल का दौर देखा, हमने जनता दल की सरकार बनते देखा, जनता दल की सरकार को गिरते देखा, हमने इंदिरा गांधी जी को फिर प्रधानमंत्री बनते देखा, हमने देखा कि किस प्रकार से जो सिख दंगे हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। 1984 में किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी को मार दिया जाता है, फिर राजीव गांधी जी किस प्रकार से सीटें लेकर के जीत करके आते हैं, फिर 1989 से किस प्रकार से गठबंधन का दौर रहता है, कितनी सरकारें, 11 सरकारें बन जाती हैं। कितना कुछ हम लोगों ने देख लिया, कितनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, कितनी राजनीति को हमने जान लिया। आज मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप बड़ी ईमानदारी से, बड़े अच्छे तरीके से इस किताब को समझ लेते हैं तो भारत की राजनीति को आपको समझने में काफी बड़ी मदद होगी। आप काफी कुछ समझ जाओगे। आप समझ जाओगे कि भारत में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो थोड़े विवादित हैं, थोड़े संवेदनशील हैं, कौन सी पार्टियां किस वर्ग का पक्ष लेती है, और यह बात भी तय हो जाती है कि एक वर्ग के पक्ष से कोई पार्टी जीत नहीं सकती। हमारे प्रधानमंत्रियों में जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक सभी ने देश के लिए एक बड़ा बड़ा योगदान दिया है। वो योगदान हम लोग समझ सकते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए पार्टी पॉलिटिक्सों से हमें ऊपर उठना चाहिए, हमें राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। पर ये जो भारत में जितने भी घटनाक्रम हुए उनको हमें समझना भी चाहिए, उनको जानना भी चाहिए। तो ये हमारे पूरी किताब का सफर था। परंतु किताब के सफर से पहले अपन एक बार एक और चार्ट देखेंगे। ये है भैया 7वीं लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति। 7वीं लोकसभा कब? 2019 की। तो अब उसमें भारतीय जनता पार्टी को टोटल 56% सीटें मिली हैं, ठीक है। 56% सीटें मिली। कितनी मिली? 303 मिली। तो ये टोटल का कितना हो गया? 56% हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीटें 52 मिली, जो कि टोटल 10% है। द्रविड़ मुन्नेर कड़गम डीएमके जो है उसको 24 सीटें मिली, जो कि 4% है। शिवसेना को 18 सीटें मिली, जो कि 3% है टोटल का। जनता दल यूनाइटेड जदयू को 16 सीटें मिली, जो कि 3% है। उसके अलावा बीजू जनता दल को 12% मिली, जो कि 2% के बराबर है। उसके बाद बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जिसको 2% सीटें मिली, जो कि 10 सीटें मिली, 2% के बराबर है। और इन सब के अलावा जो बाकी छोटी मोटी पार्टियां रह गई उनको 108 सीटें मिली, जो कि टोटल 20% के बराबर है। ये 7वीं लोकसभा 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उनकी कहानी आप लोगों को बता दी। तो ये पूरी किताब का हमारा सफर था। हमने 1952 के चुनाव से शुरू करा था और 2019 के चुनाव पर खत्म कर दिया है, ठीक है। और जब चॉइस में आप एग्जाम दे रहे होंगे तो नेताजी जी भी अपना एग्जाम दे रहे होंगे, नेताजी भी लोकसभा के चुनाव में लगे होंगे। और हो सकता है इस बार ये भी चांसेस रहेंगे कि जो मार्च अप्रैल का थोड़ा सा दौर रहता है वो चुनावी दौर रहता है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम थोड़ा सा आगे हो जाए या पहले हो जाए। तो इसलिए दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहिएगा, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और इस भारतीय राजनीति की किताब में इस सेशन के लिए अपना इतना ही। पर देखिए अभी हम रुकेंगे नहीं, अभी हम थकेंगे नहीं। हम इस किताब के वन शॉट्स भी करेंगे, इसमें एमसीक्यूज भी करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? आपको बोर्ड टॉपर बनाना, आपको बिल्कुल हाईएस्ट पीक पर ले जाना, ठीक है। तो उस हाईएस्ट पीक पर अपन को पहुंचना है।
और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा बच्चों। और पूरी किताब आपको कैसी लगी वो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ये पूरा इस किताब का सफर मेरे साथ कैसा लगा वो भी बताइएगा। और समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर देख करके रखिएगा, फिर हम अध्याय 2 की शुरुआत कर देंगे। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय नई किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।